हेलो एंड वेलकम। एचसीएफ एलसीएम के इस चौथे सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम एलसीएम के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फर्स्ट, 3 bells ring after every 3, 4 and 5 seconds. How many times will they ring together in 1 hour if they started ringing together? तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 बेल्स हैं और ये 3 बेल्स, पहली बेल 3 सेकंड्स के बाद बजती है, दूसरी बेल हर 4-4 सेकंड्स के बाद बजती है और तीसरी बेल हर 5-5 सेकंड के बाद बजती है। अब हमें पता यह करना है कि ये बेल्स 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या यह क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएम का है? तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पहली बेल 3-3 सेकंड के बाद बजेगी, मतलब 3, 6, 9, 12, मतलब 3 के मल्टीपल्स में बजेगी। दूसरी बेल 4, 8, 12, 16 सेकंड्स के बाद बजेगी, मतलब 4-4 के मल्टीपल्स पे बजेगी। और तीसरी बेल 5, 10, 15, 20 बेसिकली 5 के मल्टीपल्स में बजेगी। तो ये तीनों बेल्स साथ में कब बजेंगी? जब हम इन तीनों के किसी कॉमन मल्टीपल पे पहुंचेंगे। और ऑब्वियसली चूंकि हमसे पूछा गया है पहली बार साथ में कब बजेंगी, तो हमें देखना है एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, क्योंकि इन तीनों का पहला कॉमन मल्टीपल एलसीएम ही आएगा जो 60 सेकेंड्स है। इसका मतलब ये तीनों बेल्स हर 1 मिनट में एक साथ बजेंगी। अब हमें पता करना है कि 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अगर 1 मिनट में एक बार बजती है साथ में, तो 60 मिनट में 60 बार बजेंगी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स डू दे रिंग टुगेदर, तो हमें वो पहला वाला बार, क्योंकि बेल्स साथ में बजना शुरू हुई थी और 60 बार और बजेंगी साथ में, तो हमें उसको भी गिनना है और आंसर हमारा 60 + 1 61 टाइम्स हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मोर टाइम्स, हाउ मेनी मोर टाइम्स, तो ऐसी सूरत में हमारा आंसर 60 टाइम्स ही होगा। नेक्स्ट, 3 robots complete 3, 4 and 5 rounds of a circular track in 1 minute. If they start from the same point at the same time, how many times will they be together at the starting point during 1 hour? इस क्वेश्चन में 3 रोबो हैं और ये 3 रोबो किसी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं और 1 मिनट में ये 3 रोबो 3, 4 और 5 रेवोल्यूशंस कर लेते हैं। मतलब पहला रोबो, अगर इसको हम ए का नाम दें तो इसके हो जाते हैं 3 राउंड्स इन 1 मिनट। अगर दूसरे रोबो को हम नाम दें बी तो इसके हो जाते हैं 4 राउंड्स पर मिनट। और तीसरे रोबो को अगर हम नाम दें सी तो इसके हो जाते हैं 5 राउंड्स पर मिनट। अब यहां पे कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती ये कर देते हैं कि दे कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 3, 4, 5। ध्यान रखिए, ये 3, 4, 5 टाइम नहीं दिया है। 3, 4, 5 कितने राउंड्स 1 मिनट में खत्म करते हैं इसका डेटा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हमें यह पता करना है कि रोबो स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रैक के, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब एक साथ आते हैं,
तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ए को एक राउंड लेने में कितना टाइम लगता है, बी को एक राउंड लेने में कितना टाइम लगता है और सी को एक राउंड लेने में कितना टाइम लगता है। सो हम निकाल लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय ए फॉर 1 राउंड, 3 राउंड 1 मिनट में, 3 राउंड 1 मिनट में, तो एक राउंड कितने मिनट में, 1/3 ऑफ अ मिनट। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय ए फॉर 1 राउंड इज 1/3। ऐसे ही टाइम रिक्वायर्ड बाय बी फॉर 1 राउंड विल बी 1/4 ऑफ अ मिनट। वो 1/4 ऑफ अ मिनट होगा क्योंकि एक मिनट में 4 राउंड, तो एक राउंड 4 1/4 ऑफ अ मिनट में। टाइम रिक्वायर्ड बाय सी कितना होगा, 1/5 ऑफ अ मिनट। तो हमें अगर ये पता करना है कि रोबो कितनी बार कितने टाइम के बाद एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा टी ए, टी बी और टी सी का, करेक्ट। तो हमें एलसीएम लेना है 1/3, 1/4, 1/5 का। और जैसा कि हम जानते हैं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हम एग्जैक्टली यही यहां करेंगे। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 1,1,1 तीनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 1 ही है, अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स मतलब 3, 4, 5 का HCF। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मिनट। ध्यान रखिए ये 1/3 भी मिनट में है, 1/4 भी मिनट में है और 1/5 भी मिनट में है। तो हमारा एलसीएम मिनट्स में आएगा 1 मिनट। मतलब ये रोबो 1 मिनट में एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 1 मिनट में एक बार, तो 60 मिनट में कितनी बार, 60 टाइम्स। तो ये 60 मिनट में 60 और बार एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट, a manager divided the number of people working in his division into groups of 7 and one person was left over. He then divided the people into groups of 9 and still one person was left over. He then divided them into groups of 11 and he got an exact number of groups without anyone being left over. What is the minimum number of people in his division? तो इस क्वेश्चन में हमें जो जानकारी दी है कि एक मैनेजर है, वो अपने ग्रुप के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, नंबर ऑफ पीपल को 7-7 के ग्रुप में बांटता है और एक एम्प्लॉय बच जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो 7 या 14 या 21 या 28 ये नहीं हो सकता, इन नंबर से एक ज्यादा हो सकता है। मतलब जैसे 8 एम्प्लॉयज अगर है तो 7 का एक ग्रुप बन गया और एक एम्प्लॉय बच गया। अगर 15 एम्प्लॉयज है मतलब 14 से एक ज्यादा, तो 7 के कितने ग्रुप बनेंगे, 2 और एक एम्प्लॉय बच जाएगा। अगर 22 एम्प्लॉयज हैं, 22 पीपल है मतलब 21 से एक ज्यादा, तो 7 के 3-3 ग्रुप बनेंगे और एक एम्प्लॉय बचेगा। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उसके डिवीजन में या नंबर ऑफ पीपल होंगे वो 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा, और 7 का मल्टीपल को हम जनरलाइज्ड वे में 7 इंटू के लिख लेते हैं +1 या 7 इंटू K1 लिख लेते हैं +1। इसी तरह से दूसरी जानकारी जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब वो 9-9 के ग्रुप में डिवाइड करता है तब भी एक एम्प्लॉय बच जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ पीपल उसके डिवीजन में होंगे वो 9 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा होंगे, जिसको मैं लिख लेता हूं 9 इंटू K2 +1। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 एंड 9, 7 और 9 इनके मल्टीपल से एक ज्यादा है, और ऐसे
नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नंबर इसके कॉमन मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए। और जब भी हम कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले LCM कैलकुलेट करते हैं। 7,9 का LCM प्लस 1, और ये हो जाता है 63 प्लस 1। पर 63 प्लस 1 तो पहला ऐसा नंबर होगा जो 7 और 9 से डिवाइड करने के बाद 1 का रिमाइंडर छोड़ता है। हमें तो ऐसे सीरीज ऑफ नंबर चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि 64 ही हो। तो 7 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स के लिए हमारा जनरल टर्म होगा 63 इंटू m प्लस 1, जहां m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये m की वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब ऐसे सारे नंबर्स जो 7 और 9 से डिवाइड होने के बाद एक का रिमाइंडर छोड़ते हैं, उनके लिए कॉमन टर्म हमने लिख ली 63m प्लस 1। मतलब इसके डिवीजन में जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो होंगे 63m प्लस 1। अब अगर m की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 63 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 64। अगर m की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 63 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 127। अगर m की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 63 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 190। और अगर m की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो जाएंगे 63 इंटू 4 प्लस 1, जिसकी वैल्यू होती है 253। अब आगे उसने क्वेश्चन में दिया है, ही देन डिवाइडेड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 11 एंड गॉट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स विदाउट एनीवन बीइंग लेफ्ट ओवर। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 64, 127, 190, 253, इनमें से जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पॉसिबल की हमने लिस्ट निकाली है, और हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 6 रख के। तो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से 11 से फुल्ली डिविजिबल कौन से नंबर्स हैं, तो आप देखेंगे कि 64, 127 और 190 ये नंबर्स 11 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है। पर 253 जो है इट इज फुल्ली डिविजिबल बाय 11। 253 के आगे भी ऐसे नंबर्स मिलेंगे, पर हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन हिज डिवीजन। तो जब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल पूछा गया है तो वो आएगा 253। तो इसके साथ ही वी हैव रीच्ड एन एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपका कुछ फीडबैक है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अपनी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।